ठीक है जी। अब मेरे पास ये डेटा आ गया, इससे मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि यार ये लिस्ट करने से, अगर किसी लिस्ट के अंदर मैं 4 कैरेक्टर्स, कोई वर्ड लिखूं विदाउट एनी स्पेस और उसके अंदर 4 कैरेक्टर डाल दूं, तो वो लिस्ट का फंक्शन जो है वो क्या करता है, उसका एक एक कैरेक्टर को एक एक एरे का एलिमेंट बना देता है। तो उसने ये जो है, ये एक एलिमेंट, मेरे पास एक लिस्ट का एक एलिमेंट बन गया जिसमें ए, बी और सी आ गया। तो ये कॉलम के नामों के तौर पर आ गया, और उसके बाद ये कहानी यहाँ पर इस तरह मुझे नजर आ गई। अब मेरा यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार ये चीज कैसे हो रही है। अब उसके बाद मुझे चीज ये देखनी है कि यार इसके बाद क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और लाइन, अब मैं नीचे से यहाँ से डेटा उठाता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले डेटा है, मुझे पता है कि यार ये तो मैंने पढ़ ही चुका हूं, तो मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास ये क्लीन ड्रॉप एन है। अब ये क्लीन ड्रॉप एन क्या करता है, मैं इसके यहाँ पे चलाकर देखता हूँ, और मैंने इसको चलाया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था। तो मैं या तो प्रिंट करूँ, या अगर मेरे पास जुपिटर नोटबुक है तो मैं सिर्फ इसका नाम भी लिख सकता हूँ एक मरतबा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ए और बी और सी आ रहा है। ये एक बड़ा वियर्ड रिजल्ट है। उसकी वजह यह है कि ड्रॉप एन से, मैंने ये यहाँ पे किताब के अंदर और इस नोटबुक में लिखा हुआ है कि जी ड्रॉप एन क्या करेगा, यहाँ पे रिमूव सही से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिमूव है, रिमूव ऑल रोज दैट हैव नल वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी तमाम रोज जो जिसमें नल आएगा वो रिमूव कर देंगे। इत्तेफाक की बात है कि इसमें हर रो में कहीं ना कहीं पे नल मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए सारी की सारी रोज जो है वो गायब हो गई है। अब मुझे लगा कि यार ये वाकई सही है या नहीं है, तो मैं इसके अंदर अपनी एक जुगाड़ और लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद 3 वैल्यू डाली जो नल नहीं है। जैसे मैंने डाली 6.5, 3.5, 2.5। ठीक है, और अब मैंने इसको चलाया, उससे मेरे एक फायदा ये हो जाएगा कि मुझे कोई एरर होगा इसमें तो वो भी आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर देखा कि यार ये जो मेरा एरर है इसके अंदर, अब मैंने इसको दोबारा यहाँ पे चलाया, तो मुझे ये चीज कंफर्म हो गई कि अगर किसी भी रो में कहीं पर भी NaN होगा तो वो गायब हो जाएगा। सिर्फ वही रो हमारे NaN से निकलेगी जिसके अंदर कोई भी नल वैल्यू अवेलेबल ना हो। तो मैं यहाँ पर बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, और ये मुझे बात समझ में आ गई कि ये जो ड्रॉप Na का फंक्शन है ये किस तरह काम करता है। उसके बाद देखें इसके अंदर कुछ चीजों पे कमेंट भी बने हुए हैं, तो मुझे कमेंट नहीं छोड़ने हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, क्लास में आने का एक फायदा मैं आपको बता रहा हूं, ये टिप है कि आपको कमेंट वाली चीजें भी देखनी है। अब देखें इसमें कमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लीन। अब इसके अंदर मुझे ये लिखा हुआ है हाउ ऑल रिमूव। इससे मुझे पता लगा ये तो जो है ये कमेंट ही है, लेकिन ये कमांड है। कोई भी कमांड जो है मुझे समझनी है और दो देखनी है। मैंने ये कमांड निकाली, और कमांड निकालने के बाद मैंने जो है इस कमांड को, क्योंकि ये हम कमांड इसमें क्लीन डेटा के अंदर जो है वो डेटा था, तो मैं इसको जो है वो दोबारा यहाँ पर इस कमांड को लिखने की जगह, या नीचे भी लिख सकता हूं मैंने ये यहाँ पर कर दिया। अब देखिए पहले क्लीन के अंदर ड्रॉप एने चल रहा था, अब मैंने नया वाला ड्रॉप एने कर दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पर डेटा फ्रेम अलग है, तो इस मर्तबा मैंने इसके डेटा में कोई चेंज नहीं की। तो मैं अगली मर्तबा जब ये वाली कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पर क्लीन के अंदर नया डेटा आ जाएगा, और मैंने कहा है हाउ इक्वल टू ऑल। अब जब मैंने इसको चलाया तो देखा उसने सारी रोज आ गई अच्छा सिवाय सर, एक छोटा सा रो नंबर 2 के। क्वेश्चन है। एक मिनट, रो नंबर 2 के अलावा सारी रो आ गई, क्योंकि रो नंबर 2 जो थी वो वाहिद ऐसी रो थी जिसके अंदर सब जगह NaN मौजूद था। अदरवाइज जो है वो कहीं पर भी जो है वो NaN जो है वो पूरा का पूरा मौजूद नहीं था, इसलिए उसने दिखा दिया। तो आपके पास दो चॉइस है। डिफॉल्ट चॉइस जो है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोग अपने पास लिख लें, कॉपी कर लें, जो भी कर लें। डिफॉल्ट इज एनी। ठीक है जी, बोले। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर आप NaN मतलब नोटा नंबर को नल वैल्यू कह रहे हैं, और बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर नोटा नंबर तब आता है जब हम किसी वेरिएबल मतलब किसी ऐसे वर्ड को कन्वर्ट करते हैं नंबर के अंदर जो नंबर ना हो। तो नोटा नंबर इक्वल टू नल, या वो डिफरेंट चीज़ है? सवाल आपका अच्छा हेलो। है। हाँ, सवाल आपका अच्छा है। तो नोटा नंबर और नल जो है वो एक ही चीज है पाइथन के अंदर। ओके सर। ठीक है,
अच्छा, लेकिन मसला ये है कि बाकी लैंग्वेजेस में जैसे आपने कहा गया नोटा नंबर ही होता है, मतलब आप नल और नोटा नंबर जो है वो एक ही चीज होती है। लेकिन आगे जाकर बाज़ जगह पाइथन के अंदर ये नल जो है वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है लाइब्रेरी से। अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जो डायरेक्ट डेटाबेस पे काम कर रही हो तो वहां पर नल जो है, आपका मैंने कहा सवाल बहुत अच्छा है, आपका जो नल है वो नोटा नंबर के तौर पर नहीं आएगा, बल्कि वो ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैंक समझते हैं ना, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैं कर सकता हूँ कि ये जो है ये जो है सॉरी मैं गलत बोल गया। मुझे क्या करना बताया था आपको। हाँ, मैं यहाँ पर कह रहा था, हाँ एम टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एम टी से समझते हैं, यानी कि ये एम टी स्ट्रिंग है और ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसके दरमियान में एक स्पेस है, और ये जो है ये एम टी स्ट्रिंग है। सही है। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ में। तो बाज जगह पर ये जो डेटाबेस वगैरह के जो नल होते हैं जब हमारे पास आते हैं तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी बात सही है कि इसमें जो मोस्टली जो है हमारे पास नोटा नंबर जो है वो नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अभी यहाँ पर जो है वो नोटा नंबर और नल एक ही चीज है। ओके सर, ओके। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर आ गए, आपने ये भी समझ लिया कि यार ये जो हाउ ऑल लगाने में और हाउ एनी लगाने में क्या फर्क है। तो अब यहाँ तक, अब आप आगे गए और आपने देखा यार यहाँ पर कुछ नई चीज आ रही है नहीं आ रही पास्ट। तो अब आप खुश हो गए, लेकिन आप कभी पूरी तरह खुश नहीं हुए। तो आपने क्या किया, ये दो चीजें और भी थी जो आपको चलानी थी, वो भी आपने चला के देखी कि यार ये जो है ये इसको भी आप वन बाय वन चला लेंगे तो इजी हो जाएगा। आपके पास दोनों सारी कड्डी भी चला सकते हैं, लेकिन मैं इसको वन बाय वन चला रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर इसके अंदर वन बाय वन चलाने का फायदा ये होगा कि मुझे प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। एक एक करके चलाया तो मैंने देखा कि यार एक्सिस वन के अंदर आप देखें रोज आ रही है, सारी गायब हो गई क्योंकि हमने लिखा हुआ है ड्रॉप एन एक्सिस वन, यानी कि कॉलम के ऊपर कहीं पर भी जो है वो एन एन आ जाए तो आप डिलीट कर दो। अब इसमें जो 3 कॉलम है उसमें कहीं ना कहीं पर एन एन जरूर आ रहा है, तो सारे ही गायब हो गए, सिर्फ ब्लैंक रोज आ गई मेरे पास। सही है। अब उसके बाद जो है वो मैंने यहां पर ये लगाया और यूं करके देखा तो मेरे पास ये सब सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, 0 1 2 3 4। ठीक है। और क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है, ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जहां पर एन एन हर जगह मौजूद है। इस वाले कॉलम के अंदर एन एन शुरू में था, लेकिन हमने एक नई रो लगाकर इसको भी कंप्लीटली एन एन होने से बचा लिया, तो इसमें कोई भी डेटा गायब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस कॉलम को, इस जगह को, डेटा को मैंने उठाया और देख लिया। और ये जो है ये आपकी किताब से ही चीजें ली गई हैं, तो आप अपनी किताब में भी देखें कहीं ना कहीं पे ये वाले कोड तक आपको हो सकता है मिल जाए। कुछ कोड जो है मैं प्रैक्टिस करते करते जो है वो मैंने रिमूव कर दिए। जैसे इसके अंदर जो है वो डेटा फ्रेम मेरे ख्याल से यहीं से मैंने उठाया था इसको। हाँ, यही यही वाला था डेटा फ्रेम, यहाँ से मैंने उठाया था। ये देखें यहाँ पे डेटा, ये सब कुछ, ये हाउ ऑल, ये सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। और इसके साथ किताब पढ़ने का फायदा ही यहाँ पर कुछ चीजें डिटेल में भी आ रही है। मिसाल के तौर पर देयर आर फ्यू वे द फिल्टर आउट मिसिंग डेटा व्हाइल यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टू डू इट बाय हैंड यूजिंग पेंडास इज नल एंड बूलियन इंडेक्सिंग। अब मुझे बताओ, कोई मुझे बताए कि बूलियन इंडेक्सिंग जो है वो क्या होती है और इज जिसमें नल क्या होता है, ये क्या, कंडीशन होती है, कंडीशन बयान की जाती है जिसमें। कैसे एग्जांपल सर के साथ ट्रू बताओ। फॉल्स, जैसे जैसे आप क्राइटेरिया लगाते हैं सर ट्रू जिसमें फॉल्स हम से ही क्राइटेरिया बताते ट्रू फॉल्स वाले आ जाते हैं, कुछ भी फिल्टर हो आउट सकता हो जाता है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा, अगर हम बूलियन इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं नल पकड़ने के लिए तो क्राइटेरिया क्या होगा। इस नल का ही क्राइटेरिया होगा कि अगर नल है तो फिर उस हिसाब से।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये इस नल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ आइडिया है, याद आ रहा है कुछ? ये ठीक है, मैंने इस नल को लिखा और डेटा डाला तो उसने मुझे बताया कहाँ कहाँ पे नल है, कहाँ कहाँ पर फॉल्स है। अब इसको जो है मैं ये इस बूलियन इंडेक्सिंग के जरिए जो है वो मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ डेटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूंगा इसके ऊपर इस तरह करके, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर सब डेटा गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर NaN आ रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो ये जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये वाला ऑप्शन भी था, लेकिन वो ये कह रहा है कि कैन बी यूजफुल ऑन द सीरीज, रिटर्न द सीरीज विद द ओनली नॉन नल डेटा एंड इंडेक्सिंग वैल्यू। तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको हैंडी हो जाएंगी, अदरवाइज आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देखिए, आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता है। विद डेटा फ्रेम देयर आर बुट मोर कॉम्प्लेक्स, यू वांट टू ड्रॉप रोज। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ हुई थी पिछले मतलब इससे पहले आपने जब इजनल वाला कोड चलाया था तो उसने रो नंबर 2 को सबको ट्रू कर दिया था, हालांकि हमारा रो नंबर 4 पे है जो डेटा वो सब ट्रू है। इसकी बात कर रहे हो? सॉरी, हाँ फॉल्स। हाँ ये ओके सर, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। ठीक है, सही है। तो आप किताब में जो है ये सब चीजें जो है वो बड़े आराम से देख सकते हैं। ड्रॉप एन ए बाय डिफॉल्ट, ड्रॉप एनी रो कंटेनिंग मिसिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पासिंग हाउ इक्वल टू ऑल विल ड्रॉप रोज दैट हैव ऑल एन ए। ये सब चीजें किताब में लिखी हुई है, आपको किसी टीचर की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप किताब पढ़ते रहे खटाखट खटाखट। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। कमांड भी है, सिर्फ कमांड चलानी है और देखना है कि आपका रिजल्ट उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अब इसमें देखें, यहाँ पर मैंने वही सब कुछ काम किया हुआ। इसके अंदर मैंने जो है कुछ डेटा को रैंडमली जनरेट कराया और रैंडमली जनरेट कराने के बाद फोर्सफुली आई लोकेशन के जरिए इसको चेंज कर दिया NA के अंदर। आपको ये मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? हाँ, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि NA बना रहे हैं इंडेक्स के जरिए, इंडेक्स लोकेशन पर। कौन सी वैल्यू चेंज होगी? तो ये 0 से लेकर 3 तक, सॉरी रोज जो है वो 3 फर्स्ट 3 और कॉलम 1 फर्स्ट, उस पे चेंज कर देंगे। और फर्स्ट 3 रोज का फर्स्ट कॉलम, कॉलम दूसरा है, पहला कॉलम नहीं है, दूसरा कॉलम है। और दूसरा कॉलम रोज भी फर्स्ट 4 आ रही है, 0 1 2 3। फर्स्ट 3 रोज का सेकंड कॉलम चेंज कर देगा। और ये इंडेक्स वाइज चेंज कर रहा है। यस सर। और कोई इसमें कोई बोलना चाहे? सर फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है उसको NA कर रहे हैं वो। मेरा ख्याल है ये गलत है। सर ये फर्स्ट 3 रोज का जो है सिर्फ सेकंड कॉलम ये वन इंडेक्स वाला जो है वो चेंज करेगा। फोर्थ रो को नहीं कर रहा, बल्कि फोर्थ रो से पहले तक कर रहा है, क्योंकि कॉलम लगा हुआ है ना फोर्थ से पहले। शुरू की 3 कर रहा है सर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर जो है आपने कहा फिल NA, df.fill NA, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी आपको ये कमांड, अगर मैं आपको चला भी देता हूं आप लोगों को, तो आप लोग अगर इस कमांड को चलाते हैं और उसके बाद जो है वो इस वाली देखेंगे, देखें ना कमेंट के अंदर मैंने डाली हुई है। ये मैं असल में कमेंट कर देता था जब इसको अपनी वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा होता था, तो आप इसको कमेंट कर अनकमेंट करके जो है वो छोड़ सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया df fill NA। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर भी नल था वहां वहां पर 1.5 आ गया। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। बस फर्क ये है कि आप ये एक एक कमांड जो है वो चलाते रहे किताब में से। अब ये देखेंगे क्या बता रहा है कि df कॉलम नंबर 1 विल बी फिल्ड विद 0.5, कॉलम नंबर 2 विल बी फिल्ड बाय 0। तो आप ये बता रहे हैं कि आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो क्लास में आए हुए खुश नसीब लोग हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट 4 रोज होंगी सर।
हाँ, फर्स्ट तो इसमें मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास ये भी चॉइस है कि आप डिफरेंट कॉलम्स को डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो आपको याद रखनी है, सब लोग लिख लें, कि कमिट्स को इग्नोर नहीं करना है। ये जो कमिट्स जो है ये डिफरेंट जगहों के ऊपर आपके काम है, कमिट्स पढ़ने हैं। कॉलिंग फिल एनए विद डिक्शनरी यू कैन यूज डिफरेंट फिल वैल्यू फॉर ईच कॉलम। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने आपकी किताब में से छापा है मेरे ख्याल से, या मैंने अपने हाथ से भी लिख सकता हूँ, कभी कभी क्रिएटिव हो जाता हूँ। तो ये आपके पास दोनों चॉइस है जो इसमें यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे 1 जो है वो 0 से होगा, 2 इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करके देख लीजिएगा, उम्मीद है आप लोग कर सकेंगे। और इसके बाद जो है फिल एने के अंदर जो है आपके पास एफ फिल का भी मेथड है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एफ फिल से क्या होगा, जो पुरानी वाली वैल्यू होगी वो अगली वाली वैल्यू के ऊपर जाकर मूव हो जाएगी। इसके अंदर सब लिमिट की भी कहानी है। तो ये आप जब 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज की क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जो है जब खत्म हो जाए 11 बजे 11:15 बजे, तो आपको क्लास छोड़ के नहीं जानी, बल्कि इन कोड को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और अगर कभी डिस्कशन की जरूरत हो तो आप लोग आपस में अपने चैनल के ऊपर स्लैक ब्लैक के ऊपर कोई भी हो उसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल डिस्कशन से ज्यादा ये है कि आप किताब पढ़ते रहें और इसके ऊपर 2 घंटे लगा दें। हर आदमी इंडिविजुअल जब क्लास खत्म हो जाए, मीटिंग खत्म हो जाए, मीटिंग लीव करके लाजमी तौर पर जो है वो क्लास के कामों को आज के आज ही कंप्लीट कर ले। अगर आज आपने कंप्लीट कर लिया, आप जो समझे बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये नल वाली कहानी जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसी तरह डुप्लीकेट्स की है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मैं डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए भी आप जरा गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे तो जरा आंखें मल लें ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट रिमूव कर रहा हूँ। तो आप मैंने आपको वही मेरी अप्रोच मैंने बताई कि आप लोगों को इसमें से सबसे पहले वो वाली चीजें हटानी है जो अभी हमारे अंडर कंसिडरेशन नहीं है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिख दिया डेटा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यार ये मेरा डेटा है कैसा। तो ये देखें डेटा इस तरह बन रहा है, एक है की 1 और एक है के 2, 2 चीज बन गई। सही है भाई, ठीक है, जबरदस्त। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे टिंग किया। टिंग करने के बाद ये डिस्प्ले डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, आप चाहे तो हटा दें। अच्छा है, डेटा देट डुप्लीकेटेड, ये डेटा के डुप्लीकेटेड जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये सर के कमेंट नहीं हो सकते, ये कोई कमांड हो सकती है। तो मैं जो हूँ यहाँ से बाकी चीजों को फिर पकड़ रहा हूँ और उनको अभी, ताकि कहीं वो गायब ना हो जाए, मैं नीचे डाल रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने डेटा को डुप्लीकेटेड के ऊपर जाकर ये इसको मैंने चलाया, तो उसने बताया कि भाई डेटा डुप्लीकेट नहीं है। सही है, लेकिन अगर मैं यहां पर चेक करता हूं कि शायद ये कॉलम जो है इसके ऊपर चल के बताए, ये मैंने लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अब आप देखें यहां पर ये ट्रू 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 दे रहा है। इसका मतलब मैं इससे डुप्लीकेटेड से कॉलम वाइज भी जो है वो फिल्टर कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां से कॉलम हटा दिया क्योंकि अभी जरूरत नहीं थी, ये छोड़ भी देते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद मैं नीचे आया और मैंने देखा भाई ये डुप्लीकेटेड वाला जो है वो सब, अब उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉप डुप्लीकेटेड। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यार ड्रॉप डुप्लीकेटेड का मतलब होता है कि जो डुप्लीकेट होंगे उनको वो हटा ही देगा। अच्छा, मैंने कहा चलो यार ये तो छोटी चीज है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहां से इसको पकड़ा और यहां पर जाकर इसको ऊपर वाले सेल के अंदर ही नया सेल ऐड किया और मैंने यहां पर जाकर इसको, देखिए ये वाली चीज भी आपको जुपिटर नोटबुक से बड़ा फायदा हो रहा है कि आप एक एक सेल के अंदर एक एक कॉलम अलग अलग चला के देख सकते हैं। वरना अगर नॉर्मल प्रोग्राम होता तो आपको पूरे के पूरे, अब देखिए इसके अंदर एक नई चीज आ गई है डेटा, डेटा के अंदर नया कॉलम आ गया, मैंने यहाँ पे फिर जाकर डेटा लिख दिया। तो आप देखें यहां पर मेरे पास 2 अलग अलग कॉलम आ गए। सही है, अब ये मैंने ये वाला चीज उठा ली थी मैंने, अब मुझे क्या है यहाँ पर दिखना है। अब मैं यहाँ पर देखें एक चीज लिखने जा रहा हूँ, ये वाली चीज डिस्प्ले डेटा। तो मैं यहाँ पर इस तरह करके ये मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये, इससे फिर ये पता लग रहा है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं किसी भी
कॉलम का सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर जाकर कर सकता हूँ। तो मैंने जाकर डिस्प्ले डेटा के अंदर जाके देखा, तो मैंने कहा की 1 और V1 के अंदर जब मैंने कंबाइन किया तो बहुत सारी चीजें जो है क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। जैसे ये रो डुप्लीकेट हो रही है, ये रो डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है, ये रो डुप्लीकेट हो रही है और बहुत सारी रोज जो है वो डुप्लीकेट हो रही है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इसमें से डुप्लीकेट हटाना है। तो डुप्लीकेट के लिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेटेड सिर्फ शो करता है कि डुप्लीकेटेड है, सही है, लेकिन ड्रॉप डुप्लीकेट जो है वो क्या करता है, डुप्लीकेट जो है वो रिमूव। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, डुप्लीकेटेड करना चाहते हैं या ड्रॉप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो मैं अगर इसमें ड्रॉप डुप्लीकेट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आया और मैंने एक नया सेल लिया और यहाँ का जाके मैंने लिखा और फिर एज यूजुअल मैंने यहाँ पे जाकर डेटा लिख दिया। तो मुझे जो है वो यहाँ पर पता लगा कि यार इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहली वाली 0-1 वाली रो मौजूद है, लेकिन रो 4 गायब हो गई है इसमें से, और रो 2 भी गायब हो गई है। 1 और 2 गायब हो गई क्योंकि उसमें भी 1-1-1-1 ही मौजूद था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है इस पूरे के पूरे इस कोड को जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, थोड़े थोड़े चीजों में ब्रेक करके प्रॉपर तरीके से इसको वेरीफाई कर लिया। अगर मैं इसको पढ़ने बैठता तो मुझे समझ में नहीं आता, परेशान हो जाता, कंफ्यूज होकर छोड़ देता। लेकिन मैंने जो है वो सबसे पहले इसको डिवाइड और कॉन्क्वेयर वाला तरीका किया कि मैंने नीचे देखा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने इसको 1 बाय 1 पीस बाय पीस जो है वो प्रोसेस करके चलाया, तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई। यानी कि वो जो डेटा जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, एक ही सेल के अंदर डेटा कॉपी किया हुआ था, उस पूरे के पूरे डेटा को मैंने यहाँ पर देख लिया यहाँ पर। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं किताब के ऊपर जाऊं और किताब के अंदर जाकर ये तमाम चीजें किताब से कॉपी करना शुरू कर दूं। जैसे देखो इसमें फिलिंग मिसिंग डेटा के बाद जो है नीचे जो है सारी चीजें मौजूद है। मैं और नीचे जा रहा हूँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूविंग डुप्लीकेट्स, इसके अंदर देखो ये वाली कमांड भी मौजूद है। मैंने कमांड चलाई, इसका डेटा में देखा, हाँ भाई डेटा वैसे आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैंने डेटा डुप्लीकेटेड चलाया, फिर मैंने जो है वो ड्रॉप डुप्लीकेट किए, ठीक है। उसके अंदर बता भी रहा है बोथ ऑफ दिस मेथड बाय डिफॉल्ट कंसीडर ऑल कॉलम्स। तो आप लोग डायरेक्ट किताब के ऊपर भी जा सकते हैं कि किताब के अंदर एक एक कमांड चला के देख लें। अगर आप लोग किताब के ऊपर से एक एक कमांड चला के देखेंगे तो फिर आपको इस जुपिटर नोटबुक की जरूरत नहीं है, इसको बाद में आखिरी में पढ़ लेना थोड़ा सा। तो आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर ये करें। इस तरह ये सारी जो प्रैक्टिस है इसके अंदर और भी एडिशनल चीजें जो है इसमें डाली हुई है, ऑन्स, ये सारी चीजें जो है आपने पढ़कर बड़े आराम से आगे जाकर समझ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास के बाद जो है वो डायरेक्ट किताब से जो है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 किताब से जरूर पढ़े, 1 घंटा लगेगा हार्डली, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह देखें आप इस यहाँ पर जो है वो रिमूविंग डुप्लीकेट आपने देख लिया, वैल्यू रिप्लेस करनी है। लास्ट टाइम जो है वो हमने जो नल वैल्यूज थी उनको हमने असाइन तो किया था। अब देखें यहाँ पर जो है वो मैंने एन में नमपाई को एनपी रखा, लेकिन एनपी एन यूज कर लिया मैंने, उसको एलियास या निक नेम नहीं दिया, शॉर्ट नेम नहीं दिया एन का। और उसके बाद मैंने ही कहा कि भाई df डॉट रिप्लेस, जहां पर भी np nn हो उसको -999 से रिप्लेस कर दो। और इसके अंदर मैंने एरे भी दे दिया है कि भाई जहां पर 999 हो उसको 101 से रिप्लेस कर दो, जहां पे -9 हो वहां पर 0 से रिप्लेस कर दो। इस तरह की सारी कहानी मैंने यहाँ पर कर दी। रीनेमिंग एक्सिस यूजिंग फंक्शन मैपिंग। अब ये देखें यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मेरा डेटा है। इस डेटा के अंदर मैं ये कर रहा हूं कि जितने भी हमारी वैल्यूज हैं 04 तक, ठीक है। अहमद नईम खान, मैं आपका अभी सवाल लेता हूं, जितनी भी वैल्यूज हैं 04 तक, सारी नहीं 04 कॉलम तक, उनको जो है वो अपर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद उनको, जी बोले सर, ये रोज नहीं लिखा हुआ 0 से 4 तक? ये 0 से 4 तक रोज नहीं लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि देखो ये फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन कहलाता है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। यस सर। मैं कोई मतलब बता सर सकता है ये लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है? ये लैम्डा फंक्शन है, ये अभी एरे नहीं है, हमारा डेटा फ्रेम नहीं है। लैम्डा फंक्शन बताएगा भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर देर मंसूर कोई बता सकता है। आइटरेट कर रहा है रो बाय रो। हाँ नहीं, रो बाय रो करता रहा है, लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि सारे रोज के
सर यानी ये कि 0 सारे to 4 सारे रोज को अपर कर रहा है। इंडेक्स की सारी जो रो नेम्स इंडेक्स हैं नहीं, उनको देखो फंक्शन के अंदर इंडेक्स की कोई बात नहीं किसी है। भी स्ट्रिंग फंक्शन को के अंदर ना, ये है कि कोई भी इसको वैल्यू मिलेगी, उसको फर्ज कर लें x है, कोई भी वैल्यू जो उसको मिलेगी उस वैल्यू को में से ये क्या निकालेगा, 0 से लेकर 4 तक का डेटा निकाल लेगा। इसका मतलब है ये फंक्शन सिर्फ उसी जगह पे आप चलाएंगे। इस फंक्शन के अंदर ये चेक नहीं है कि वो चेक करे कि ये नंबर है या नॉन नंबर है। आपको ये करना है कि ये फंक्शन आपको चलाना है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर। तो कोई भी स्ट्रिंग आपको मिलेगा वो x होगा, x के वो शुरू की 4 वैल्यू उठा लेगा, 0 1 2 3, सही है, और उन 4 वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर में कन्वर्ट कर देगा। ये फंक्शन तो यही कर रहा है, सही है भाई। यहां पे किसी को सवाल करना है इस फंक्शन की हद तक तो पूछ ले, अगली वाली लाइन पे भी मत जाओ। नो सर। ये सबको समझ में आ गया ये वाला फंक्शन? यस सर। इस फंक्शन को मैं ये लैम्डा फंक्शन ऐसा कहते हैं जो एक लाइन में लिख देते हैं और उसका कोई नाम नहीं होता। तो हमने लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लिया, यानी हमारा ये जो ट्रांसफॉर्म है ये इस लैम्डा फंक्शन का नाम है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब उसके बाद जो है मैंने ये कहा कि डेटा के अंदर जो इंडेक्स है उसके ऊपर जाके चला दो। मैप का फंक्शन और अप्लाई का फंक्शन क्या कर रहा होता है कि आपका जो भी फंक्शन होता है, जो भी आप उसको बताएंगे मेथड या फंक्शन, वो जाकर ये इसको हम कहते हैं वेक्टराइज वे, यानी कि ये जो तरीकेकार है इसके अंदर हम वेक्टराइज तरीके से काम कर रहे हैं। वेक्टराइज का मतलब ये होता है कि आपको अगर एक एक रो के ऊपर कोई काम करना है तो आप लूप बना के भी चला सकते हैं, लेकिन मैप का फंक्शन क्या करता है, ये वाला लूप वाला काम अलग खुद ही कर लेता है। मैप का फंक्शन क्या करेगा कि ये ट्रांसफॉर्म का मेथड है, उसको ये ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है, ये जाकर हर इस डेटा फ्रेम के इस वाले कॉलम के ऊपर चला देगा। और जब ये चलाएगा तो इसके अंदर ये सारे काम हो जाएंगे, और सारे काम करने का नतीजा आपके सामने है कि इसके अंदर देखें ये ओहायो था, ये कोलोराडो था, ये न्यूयॉर्क था। इसके अंदर उसने क्या किया, शुरू के 4 उठाए और उन चारों को अपर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ कि आपने जो है वो इस तरीके से भी आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंडेक्स है, आप यहाँ पे किसी कॉलम का नाम भी देकर मैप करके चलाकर देख सकते हैं। ये वाली बात। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ तक बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। सर ये अगर रोज यहाँ मैप की जगह अप्लाई इस्तेमाल करते तो ये तमाम इसके नेम्स पे अप्लाई हो जाता। नहीं, नेम पे अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई बिल्कुल अप्लाई हो या मैप हो, आप करके देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे अप्लाई फंक्शन कुछ अलग बिहेवियर दे, लेकिन इस वक्त जो मैप का फंक्शन है और अप्लाई का फंक्शन है वो तकरीबन सिमिलर काम कर रहा है। सर ये जो लैम्डा में x है, ये बेसिकली इस वक्त हमारे पास डेटा आएगा। हाँ, इस डेटा को हमने x बोल दिया। यहाँ पर आप आपकी मर्जी है, आप इसको y भी कर सकते हैं। ठीक है। x स्ट्रिंग है, एवरी स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है वो x। सर फर्स्ट 4 इंडेक्सेस को वो कर रहा है अपर में, तो अच्छा, यहाँ बाकी पर तो देखिए show ही अप्लाई नहीं कर रहा। फंक्शन इंडेक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा, मुझे मैप यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये मैप फंक्शन जरिए हो सकता है कि कोई और यहाँ पर कॉलम लेता अगर मैं, तो शायद वो चल जाता। मैं यहाँ पर मैप चला के देखता हूँ। सर इसमें पहले 4 एलिमेंट्स को जो है वो टेक्स्ट को जो है वो किया है अपर केस में, बाकी को ट्रंकेट कर दिया। हाँ, अब देखें इसके अंदर देखें मुझे एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है अप्लाई का कि ईएनटी जो है, आईएनटी जो है, ये मेरे पास डेटा जो है वो इंटीजर है। मैं इसके ऊपर अभी चलाऊंगा तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए कि देखूँ ये ABS चलता है, नहीं चल रहा, इसको कर देते हैं ABS और X। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई का मेथड भी चल रहा है और मैप का मेथड भी चल रहा है। तो ये मैप मैप चलता है। अप्लाई की समझ नहीं, एक दफा फिर प्लीज क्लियर कर दें। ये आप इसको किताब में इसको जाके डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये करना है कि मैप का फंक्शन ये करता है कि आप जो भी उसको कॉलम बताएंगे उस पे जाकर ये वाला फंक्शन उसके सारे डेटा के ऊपर ये वाला फंक्शन
अप्लाई हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे शायद अगर लॉग लिखूं तो आपको रिजल्ट अच्छा नजर आएगा, अगर आ गया तो। ये तो एरर आ गया क्योंकि लॉग नाम का कोई फंक्शन मौजूद नहीं था। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा np डॉट, और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर इसने लॉग कोई अजीब सी नंबर लाकर दे दिया। सिर्फ मैं ये चेक कर रहा था कि ये इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो आपके पास ये फायदा है कि आपको यहाँ पर लूप बनाने की जरूरत नहीं है। मैप के अंदर अपना फंक्शन बता दो कि भाई ये वाला फंक्शन हर किसी पे चला दो, तो मैप क्या करेगा कि वो वाला फंक्शन जो है, आपका जो फंक्शन है वो उस कॉलम की हर वैल्यू पे चलाएगा। आपको लूप बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, सवाल आपका अच्छा है इसलिए मैं इसको थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कभी भी किसी चीज के ऊपर कोई भी काम करने जाते हैं तो हम एक लूप बनाते हैं। यहाँ पे सब लोग अग्री है? यस सर। जब हम किसी चीज के ऊपर लूप बनाते हैं तो उसके बाद हम उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ठीक। सही है। अब वो ऑपरेशन क्या हो सकता है? वो एबीएस हो सकता है। ठीक है, वो पहले हमने जो इससे पहले इसमें ऑपरेशन लिखा था वो ये भी हो सकता है, अपर वाला। यही करेंगे ना। अब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमारा जो वेक्टराइज माइंडसेट वो ये कहता है कि यार आपको असल काम है कि आपको ये वाला फंक्शन अप्लाई करना है हर डेटा के ऊपर जाकर। तो इसके लिए आपको लूप बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें डेटा फ्रेम ने, पेंडास ने एक फंक्शन दे दिया है कि आप ऐसा करो, लूप मत बनाओ, आप ये फंक्शन मुझे बता दो, डेटा फ्रेम में जाकर ये मैप का फंक्शन ये वाला काम करके आ जाएगा आपका। क्या ख्याल है? यस सर। और सर अप्लाई का क्या करते हैं इस टाइम पे? अप्लाई भी सिमिलर काम करता है। ठीक है सर, बेसिकली लूप की जगह ये दोनों फंक्शंस काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और सर अगर हम ये करना चाहेंगे, हमने एक कॉलम के बजाय हम मल्टीपल कॉलम्स पे तो तमाम डेटा पे कोई, तो फिर वो दो के लिए लाइदा से भी लूप हाँ, 2 कॉलम के ऊपर कर दे। जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, और कोई सवाल या फिर हम आगे चले? सर ये लास्ट क्लास में भी ये हुआ था कि एक आपने लूप लगाया था, तो हमने कहा था इसमें लूप के बगैर भी काम हो सकता है। आपने कहा था मेरा पांडास में लूप लगाना पड़ेगा, ये नमपाई में हम लूप के बगैर भी ये काम कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे किया। कोई इस तरह की उस वक्त मुझे जेन से निकल रही है बात। तो मैंने कहा सर यहाँ पे लूप आपने कहा था अवॉइड करें ज्यादा, लेकिन आप उस वक्त लगा देते तो। हाँ, मैंने लूप इसलिए लगाया था, मैंने वहां पे लूप इसलिए लगाया था कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि चीजों को अगर आप लूप बनाते हैं तो उसमें समझाना आसान हो जाता है। तो मैंने लूप इसलिए बनाया था कि एक तो समझाना था, दूसरी बात ये कि मैं वहां पे लिस्ट यूज कर रहा था, नमपाई का एरे यूज नहीं कर रहा था। अगर मैं वहां पे नमपाई का एरे यूज कर रहा होता या पेंडा इस्तेमाल कर रहा होता तो मेरे पास जो है ये वाला मेथड अवेलेबल होता। इसके अंदर भी मतलब ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, ये आपका लूप वाला काम खुद ही कर देता है। ये मैं खुद भी बना सकता हूं। इसका मतलब देखो, अगर हम एरे यूज कर रहे हैं या पांडास इस तरह यूज कर रहे हैं तो फिर हमें लूप अवॉइड कर सकते हैं। अगर लिस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर हमें, अगर लिस्ट भी आप एक फंक्शन बनाओ अप्लाई का और उसके अंदर आप ले लो लिस्ट और उसके अंदर बदलाव ले लो, क्या कहेंगे उसको, ठीक है, ये आपका लूप बन गया। अब आपने कहा फॉर x इन LST x स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं तुम्हारे पास नहीं आ रही है, बाकी लोगों के पास आ रही है स्क्रीन? आ रही है जी आगे सर, आगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये फंक्शन x जो है ये आपने चला दिया इस तरह। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अब ये आपका ये काम हो गया। अब आप भी जो है वो ये वाला काम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अब कोई भी लिस्ट आती है तो और लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, यानी यही वाला फंक्शन ले लेंगे आप। अब ये क्या कर रहा है, ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मुझे जो है ये लिस्ट के अंदर मैं ये x को करूंगा तो ये x के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ये अपेंड नहीं होगा। तो मेरे पास जो है मैंने एक और लिस्ट बनाई,
अब ये लिस्ट की कहानी है पूरी, ये लिस्ट 2 है, सर लिस्ट 2 नहीं लिखना, लिस्ट 2 डॉट अपेंड। सॉरी, ये अब मेरे पास डेटा जो है वो लिस्ट 2 डॉट अपेंड के अंदर मैंने वो डाल दिया और वो रिटर्न करा दी। अब ये मेरे पास ये फंक्शन मैंने बनाया और मैंने क्या कहा कि भाई मेरी जो लिस्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर दो, यानी कि मैं कहूंगा कि मेरी जो लिस्ट है वो है पिंग मिंग और किंग इसके ऊपर। अब मैं ये कहूंगा कि भाई जो मेरी लिस्ट है वो ठीक है, 2 पैरामीटर्स देने ना आपने, एक दिए अच्छा अब हाँ बिल्कुल मैं वही दे रहा हूँ लिया, और मैंने जो है वही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे अब, कॉमा ट्रांसफॉर्म। तो ये भी एक अब आपके पास क्या हुआ कि आपने ये एक लूप का फंक्शन बना लिया। अब आज तक जब भी आपको अपनी लिस्ट के ऊपर भी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप ये अप्लाई का फंक्शन बनाएंगे, और अब इसके बाद क्या होगा कि आपको 50 जगह पे लूप चलाना है, तो 50 जगह पे लूप नहीं चलाना, आपको सिर्फ फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को अप्लाई कर देना है। तो ये वाला काम जो है वो आप लिस्ट में भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है जो हम करने जा रहे हैं, पेंडास कहता है यार मैंने आपको वैसी बना के दे दी है, आप अपना फंक्शन बनाओ और मैप के जरिए चला दो, आपको लूप बनाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? आई होप। यस सर जी। ठीक है, इसी तरह इसमें बहुत सारी चीजें जो आप देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फिल्टरिंग आउटलायर्स। अब फिल्टरिंग आउटलायर्स के अंदर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार अगर आपके डेटा के अंदर कोई भी ऐसा डेटा है जो एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको आप जो है वो किसी मिसाल के तौर पर पूरी रो के अंदर कहीं पर भी ये जो डेटा है, ठीक है, डेटा को मैंने एब्सोल्यूट डेटा में कन्वर्ट किया और चेक किया कि एनी ऑफ वन का मतलब है कि पहले वाले कॉलम नंबर 1 के अंदर कहीं पर भी डेटा जो है वो 3 से बड़ा हो तो उसको मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा। तो ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो कॉलम नंबर 1 में जहां जहां भी 3 से बड़े हैं उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, और वो मैं डेटा जो है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यार जो मेरे पास डेटा है मेरा 1000 एलिमेंट का, लेकिन उसमें से जो है वो 13 ऐसे एलिमेंट है जिनके अंदर डेटा 3 से बड़ा है, उसको मैं बाद में यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूं। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर कोई सवाल कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें, अगर आपको कोई बात पे समझ में नहीं आई। ये np.abs का क्या करता है? ये गेस करें क्या कर सकता है ये? एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, आगे समझ आ गई सर। ठीक है, तो इसी तरह ये परमुटेशन और रैंडम सैम्पलिंग की चीजें हैं। सर आउटलायर समझ नहीं आया। आउटलायर का मतलब है कि आपका डेटा के अंदर आप ये इज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी डेटा जो है वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से बड़ा है तो आप उसको पकड़ लें, यानी कि पकड़, मिसाल के तौर पर आपने आपके स्टूडेंट्स का डेटा है तो आपके स्टूडेंट का डेटा जो है वो 0 से लेकर 100 के दरमियान होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही सर, जो रेंज से बाहर हो, बहुत ज्यादा बाहर हो, उसको आउटलायर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे ग्रेटर देन 100, तो आपके पूरे डेटा को जाकर ढूंढेगा और उसमें से अगर किसी का स्कोर 100 से भी बड़ा होगा तो वो आपको आके बता देगा। इसका मतलब है वहां पर डेटा एंट्री करते वक्त कोई गड़बड़ हो चुकी है। इज दैट क्लियर नाउ? सर ये सारे कॉलम, सारे रोज, सारे रिकॉर्ड्स में से चेक कर रहा है कि कोई भी एक रो में एक कॉलम भी अगर 3 से बड़ा है तो वो उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, पूछ रही हूँ। आगे .any1 भी है ना?
हाँ एनी वन के अंदर आपने लिख दिया, तो अगर एक भी मिलेगा तो वो आपको कर देगा, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो ये हो कि आपको ये अब इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब आप देखें यहाँ पर आप इसको चलाकर पूरे के पूरे को चला के देखें वन बाय वन। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा थोड़ा सा कि यार मेरे पास डेटा जो है वो जरा थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज डेटा है, मतलब इसके दरमियान में यहाँ पर कितने सारे स्पेस है, यहाँ पर टैब लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला स्पेस है, यहाँ पर टैब लगा हुआ है। अब इस डेटा को मैं अगर इस तरीके से यानी टेक्स्ट डॉट स्प्लिट के जरिए स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास डेटा सही नहीं आएगा। मैं इसको जरा करके दिखा देता हूं ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी हो जाए। टाइम तो लगेगा लेकिन लगाते हैं। सही है। अब मैं इसको अगर ये लिखता हूं तो मेरा डेटा जो है इस कंडीशन के अंदर यहां पर आ रहा है। सही है। अब इसके अंदर से यहां पर ये डेटा जो है ये टेक्स्ट और डॉट स्प्लिट के जरिए भी मेरे पास आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर एक चीज ये दे रहा हूं। अब इस यहां पर एक मिनट, यहाँ मैंने असल में RE पहले से दे दिया है तो वो स्प्लिट के अंदर जो है वो ये डेटा लेकर इस तरह आ रहा है। खैर नहीं तो अच्छा, मैं चाहता था कि ये डेटा जो है ये मैं दूसरे तरीके से भी, तो अब मेरे पास जो है ये ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर RE स्प्लिट का कि मैं डेटा को जो है वो इस तरीके से भी डेटा को स्प्लिट कर सकता हूँ। एक तरीके में मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट स्प्लिट से कर सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है कि आप इसको इस तरीके से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसको भी हम डेटा में देख लेते हैं। RE रेगुलर एक्सप्रेशन। असल में मैंने जो है ना वो इस पे क्योंकि RE का फंक्शन पहले से कॉल कर लिया तो दोनों के रिजल्ट जो है वो काफी मिलते जुलते आ रहे हैं, वरना इसके अंदर रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आने चाहिए। एनीवे, तो आप इस आपके पास जो है वो ये एक RE रेगुलर एक्सप्रेशन का भी जो है वो आपके पास एक ऑप्शंस मौजूद है जिसके जरिए आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डेटा स्प्लिट कर सकते हैं। आप रेगुलर एक्सप्रेशन करने के लिए आपके पास आप उसको बताते हैं कि आपका जो डेटा है उसके अंदर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सी लगानी है। जैसे मैंने यहाँ लगाया S+, यानी स्पेस कितने भी हो वो उनको अलग करके आपका डेटा स्प्लिट कर देगा। तो दो तरीकों से भी आप दोनों तरीकों से स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब मैं इसको इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो है इसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूं आपको, ठीक है। और ये वाली चीज जो है ये भी आपको बता दूं मैं कि किताब से ही जो है वो आपकी एक्सेस की गई है। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, आप किताब के बाद हरारी का इंडेक्सिंग पे आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली चीज थोड़ी सी आसान करके मैंने आपको समझा दी थी। अब हम यहाँ मुश्किल वाले काम में आ रहे हैं, और वो मुश्किल वाला काम ये है कि आपके पास ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है इसको हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है
कि सबसे पहले ये सब चीजें ले ली, ये मेरा डेटा है, ठीक है। इस डेटा के अंदर अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो आप देखें यहाँ पर ये जो डेटा है इसके अंदर इस तरह का ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। यहां तक आप लोगों को चीज समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मुझे बताएं। ये वाली चीज, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये नीचे चला गया, मैं इसके नीचे जा रहा हूँ। ये मेरे पास डेटा है, मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि ये है मेरे पास डेटा की कंडीशन। सही है? यस सर। ठीक है। इसके अंदर शायद पे कहीं कहीं पर जो है वो अच्छा, इस डेटा को मैंने जो है वो एक सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है। यानी ये डेटा था, इस डेटा को मैंने क्या किया, एक सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है और अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। अब आप देख सकते हैं इस तरह आ रहा है। पहले लिस्ट में आ रहा था, अब ये सीरीज में आ गया है। यहां तक कोई मुश्किल? नो सर। अच्छा, उसके बाद अब मुझे इस डेटा के अंदर से जो इनवैलिड ईमेल्स हैं उनको हटाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंटरनेट पे गया और इंटरनेट पे सर्च करके मैंने देखा कि जो वैलिड ईमेल होती है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। तो ये मेरी एक वैलिड, मुझे इंटरनेट पे अगर मैं सर्च करूंगा तो आपको कहीं ना कहीं पर ईमेल एड्रेस में ये इस तरह की चीजें जो है वो आपके पास मिलनी शुरू हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, ये मेरे पास तो इसमें से जो सबसे आसान वाली थी वो मैंने ढूंढी और ढूंढने के बाद आपके लिए यहां पर कॉपी कर दी। ठीक है जी, ये मैंने यहां से कॉपी की और मैंने उसके बाद उसको यूज कर लिया अपने डेटा में। अब देखें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा पैटर्न है। और इस तरीके से मेरे पास दो तरीके हैं यहां पर, एक ये वाला ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। सही है, पहले ऊपर वाला तरीके तरह चलाते हैं जो कमेंट के, मैंने आपसे कहा था कमेंट वाली चीजों को नहीं छोड़ना है। मैं अक्सर क्लास में कराते हुए ये चीजें करता हूं। तो आप ये देखें, आपके पास ये डेटा जो है फाइंड ऑल करा आपने और उसमें पैटर्न बताया और आपने बताया कि इग्नोर केस, तो आपके पास ये डेटा आ रहा है। जहां जहां पर जिस जिस जगह पर वो डेटा मौजूद है वो डेटा आपको लाकर दे रहा है। सही है, और बाकी जगह के ऊपर वो आपको ये ब्लैंक आ रहा है। तो जहां जहां पर आपका डेटा पार्स हो रहा है, ये देखें सिंपल ईमेल कॉम, इसको उसने तीन चीजों में तोड़ दिया। इसका आपका जो डेटा है उसको उसने क्या किया है, तीन चीजों के अंदर आपको तोड़कर आपने एक एरे बनाकर उसने आपको दे दिया है लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना पुराना आपका डेटा था, ये डेटा था, इसके अंदर उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। फाइंड ऑल क्या, उसको एसटीआर में कन्वर्ट किया, फाइंड में कन्वर्ट किया। तो इस फाइंड ऑल का मेथड क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर देता है आपके ईमेल को इस तरीके से। ठीक है, और ये तो फाइंड ऑल का मेथड था, और ये वाला जो मेथड है ये मैच करता है। ठीक है, अब आपने जो मैच करने लगाया तो आप देखें इसके अंदर इसने क्या किया कि ये पैटर्न चेक किया, जो जो इस पैटर्न से मैच कर रहा है वो आपको लाकर ये दिखा देगा। तो इसने क्या किया, ये जरा ज्यादा बेहतर मेथड है। इसके अंदर उसने सिर्फ वही वाले ऑब्जेक्ट आपको दिखाए, वही वाला डेटा आपको दिखाया जहां पर जो है वो डेटा जो है वो प्रॉपर ईमेल की फॉर्म में था, और जो प्रॉपर फॉर्म में नहीं था उसको हटा दिया। जैसे 0 1 2 3 4 के बाद 5 जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं था ईमेल, उसको इसने यहाँ पर से हटा दिया। तो आप जो है इसको यहाँ इसके अंदर डेटा आपको एक लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा, जबकि इसके अंदर जो है वो डेटा आपको सीरीज की फॉर्म में ही मिल जाएगा। लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा तो आप उसको बाद में भी प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आपको जो है वो सिर्फ डेटा फिल्टर आउट कराना है तो इस तरह आप डेटा भी फिल्टर आउट करा सकते हैं। यहां तक कोई सवाल पूछना चाहे इस वाली कंडीशन में स्पेशल तौर पे तो आप पूछ ले यार, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन अगर टाइम लगाएंगे तो समझ जाएंगे। सर उसको कैसे पता चला कि कौन सी ईमेल सही है और कौन सी गलत है? ये मैंने बताया ना इसको, ये पैटर्न से
पैटर्न लिखा हुआ है ना वो। सर ये इस जो पैटर्न के अंदर वो गया और उसने चेक किया। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल था, मैं इसको ले रहा हूँ कि इसने चेक किया कि मेरा पैटर्न क्या है। मेरा पैटर्न ये है कि एट द रेट से पहले मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए। एट द रेट से पहले ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, और डॉट भी अलाउ है, अंडरस्कोर भी अलाउ है, परसेंटेज भी अलाउ है, प्लस भी अलाउ है और माइनस भी अलाउ है, और ये कितनी मर्तबा भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एट द रेट के बाद ए से लेकर जेड तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, डॉट हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन ये वाली चीजें नहीं हो सकती। अंडरस्कोर नहीं हो सकता, और ये परसेंटेज नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, माइनस हो सकता है। तो और वो भी कितनी मर्तबा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और डॉट मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर भी एक डॉट लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे यूज करना है, तो इससे पहले मैंने 2 मर्तबा ये दे दिया, और डॉट के बाद मैंने बोला कि भाई ए से जेड तक कुछ हो सकता है या नंबर हो सकता है। पूरी कंडीशन दे दी है मतलब सर। हाँ, पूरी कंडीशन मैंने बता दी। ये आप रेगुलर एक्सप्रेशन इंटरनेट पे ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन एडिटर भी आते हैं बाकायदा इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, यहीं पर आप बनाकर आप टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल चीजों के माई पैटर्न सेटिंग, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देखें, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए और रेगुलर एक्सप्रेशन से सर्चिंग अप्लाई कर दें। सर ये फ्लैग्स पे जो आपने एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है, फ्लैग्स पे और रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट इग्नोर केस इस्तेमाल किया, तो एज एन आर्ग्यूमेंट हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं इसमें? मतलब ये तो हमने इंपोर्ट किया शुरू में, रेगुलर एक्सप्रेशन को एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब इसमें मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद एज एन आर्ग्यूमेंट भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने फ्लैग्स के लिए यूज़ किया। हाँ बिल्कुल, ये यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप इसकी थोड़ी सी हेल्प जाके देखेंगे तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हम np.nan भी तो लिखा था हमने आर्गुमेंट में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें सवाल आपने बड़ा अच्छा किया कि हम अक्सर लाइब्रेरीज की, यहाँ पर मैं जो है इग्नोर केस की, अगर मैं इसकी यहाँ पर जाऊँ str.match data.str.match को मैं जाकर सर्च करूँ, अब देखो बाय डिफॉल्ट जो है वो कहता है ट्रू। केस जो है वो क्या है यहाँ पर, ट्रू, सही है। तो मेरे पास जो है वो फुल मैच, स्ट्रिक्ट मैच ये है कि मेरे पास 2 वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर सर इग्नोर केस भी लिखा हुआ है, ये इग्नोर केस लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे केस का भी कमांड है जिसके जरिए मैं इसको ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फ्लैग्स जो है मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो आपका जो फ्लैग है वो रिजेक्ट्स मॉड्यूल फ्लैग्स के ऊपर काम करता है। अब इसके अंदर जो है वो आप मजीद जाके शायद डिटेल्स जो है वो आप रिजेक्ट्स में जाकर मजीद डिटेल्स दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई पेंडास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स मॉड्यूल के जो फ्लैग्स हैं उनको सपोर्ट करता है। इन्होंने बजाय ये कि अपनी कोई कहानी बनाई, इन्होंने यहाँ पर अपने ये जो फ्लैग्स हैं ये आप देखने पड़ेंगे, यहाँ से फ्लैग जाकर देख लें, सारे फ्लैग जो है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो तो इंपोर्ट किया था। ठीक है जी। तो ये हमारी पहली वाली जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन सॉरी थी। अब हम जो है वो चौथी वाली को भी देखते हैं। और चौथी वाली 11 तो बज गए सर। हाँ 11 तो बज रहे हैं, लेकिन ये देखें ये है बहुत सिंपल। अगर आप इसको देखें मिसाल के तौर पर, इसके अंदर हायरार्किकल इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं, ये 8.1 टॉपिक है हमारा। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, मैं सिर्फ इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको बड़ी चीजों जो है वो सिंपल हो जाएंगी। कि मैंने जो है वो यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर मैंने इंडेक्स जो है वो बजाय एक के, एक इंडेक्स ये वाली है और एक इंडेक्स ये वाली है, 2 इंडेक्स दे दिए, सही है। yes, तो मैंने 2 इंडेक्स दे दी, तो अब मेरे पास इंडेक्स जो है वो डबल फॉर्म में आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे पास जो है वो 4 क्लासें हैं
क्लास सैटरडे की भी क्लास मेरे पास है, संडे की भी है, फिर एक दूसरी क्लास है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो मैंने गई। क्लास ग्रुपिंग कर ली मैंने। और यहीं पर ये चीज बता रहा है कि भाई अगर ग्रुपिंग होने का फायदा क्या है। ग्रुपिंग होने का फायदा वो ये बता रहा है कि यार अगर आप सिर्फ बी लिखोगे, यानी कि यूं कर दोगे, तो आपके पास वो पूरा के पूरा ग्रुप जो है वो आ जाएगा। तो ये फायदा आपको हायरार्किकल इंडेक्स का, यानी कि बी वाला उसने उठा के लिया है। तो आपको जो है वो रेंज वेंज बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार डेटा, जैसे हमने जो है वो आपका डेटा फिल किया हुआ है असाइनमेंट के अंदर, और उस असाइनमेंट को मैं असाइनमेंट के डेटा को पेंडास के मैं लोड कर लेता हूं, तो मुझे जो है और उसको इंडेक्स में दो चीजें बता देता हूं, क्लास का नाम और रोल नंबर एज ए इंडेक्स ले लेता हूं, हायरार्किकल इंडेक्स। तो आप जब मैं क्लास का नाम बताऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, क्लास का नाम बताना होगा, मेरी क्लास के स्टूडेंट सारे सिलेक्ट होके आ जाएंगे। यस सर, ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है इस पे। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी गलती, यहाँ पर ये कॉलन इस्तेमाल करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पर जो है वो कॉमा इस्तेमाल कर लिया। मुझे यहाँ पर कॉलन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉरी कॉमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ये कॉमा लगाया यहाँ पर, तो इसने क्या किया, एरर दे दिया। और मैं इसके ऊपर कॉलम भी यूज किया जा सकता है, कॉलन भी यूज किया जा सकता है उसकी ये। तो अब मैंने यहाँ पे कॉमा यूज करके यहाँ पर दो इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग के अंदर में कॉलन जो है ना वो आप वैल्यू पे इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्सिस के ऊपर आपको कॉमा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने तो बुक में पढ़ा था कि अगर कॉलन लिखा हो और ये स्ट्रिंग फॉर्म में, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, वो दोनों आ जाएंगे। बिल्कुल आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। मैं सिर्फ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये वाले कमांड में जैसे आप देख रहे हैं एरर है, तो इस एरर को मैंने शायद वैसे ही छोड़ दिया था, और बाद में मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर LOC के जरिए जो है वो इसको सॉल्व किया था। इसी तरह यहाँ पर जो है देखते हैं यहाँ पर कि LOC वाला ये वाली चीज चलती नहीं चलती। तो आप देख लें यहाँ पर कॉलन, बिल्कुल ये इस तरह कॉलन यूज करके मैंने यहाँ पर LOC का फंक्शन जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है आपको। अच्छा, इसमें एक और ये भी कह रहा है, इसका एडवांटेज मुझे ये भी बता रहा है कि यार आज आप जो है मैं इसको अनस्टैक कर दूंगा। मैं अनस्टैक करने से क्या होगा कि क्यों एरर आ रहा है भाई, ये तो सही चल रहा है। ठीक है, और मंसूर जरा देखते रहो, लोगों के हैंड रेज है तो उनके अगर चैट पर हो कुछ देख लो। ओके सर, मैं देखता हूँ। मैं कुछ शायद मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले डेटा प्रिंट करा के देखें उसमें क्या है। मैं वही देख रहा हूँ। में तो लिखा हुआ है अनस्टैक के बाद, इसके बाद डॉट स्टैक दोबारा लिखना है। हाँ सॉरी, बिल्कुल सर। आप लोग जो है वो कुछ लोग यहाँ पर क्लास के अंदर जो इस वक्त क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो कुछ खुश नसीब है। उसकी वजह ये कि ये वाला एक एरर जो है वो मैंने वहाँ पे छोड़ा था, और मैं अक्सर ये इस तरह की चीजें करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एरर आपका छोड़ा था, इसके अंदर मैंने एक जो है ना वो चेंज की है। तो आप जरा प्लीज नोट कर लें कि ये अनस्टैक क्यों नहीं चल रहा था। ये इसलिए नहीं चल रहा था कि मैंने जो है वो ऊपर जाकर इंडेक्स के अंदर जाकर एक चेंज की है, और वो इंडेक्स के अंदर ये चेंज की है कि जब मैं इसको स्टैक अनस्टैक करने की कोशिश करूंगा तो इसके रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 1 2 3 है और 1 2 है और ये भी 1 2 है, तो यहाँ पर ए जो है वो दोबारा यहाँ डुप्लीकेट हो रहा है। यहाँ पर ए जो है क्या हो रहा है, बाद में दोबारा आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉलम डुप्लीकेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टैक नहीं हो सकेगा। बन तो जाएगा लेकिन ये स्टैक नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर, मुझे अब याद आया कि मैंने यहाँ पर शायद, एक मिनट, हाँ
ये एक एरर आ रहा है यहाँ पर, ये आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने 9 कर दिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ABCD मौजूद है। अब मैं यहाँ पर जाकर ये वाला फंक्शन चला सकता हूँ। तो ये एक एरर है जो मैं हर क्लास में छोड़ देता हूँ, क्या अगली क्लास में सही कर दूंगा, लेकिन नहीं करता। तो अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसको अनस्टैक किया, तो अनस्टैक करने के बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया कि आपकी जो एक जो पहली वाली जो रोज थी उनको तो रोज में रख दिया, लेकिन सेकंड वाले जो इंडेक्स थे उनको उसने हायरार्की में चेंज करके कॉलम के नामों के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। तो दोबारा जो है वो मैंने इसको दोबारा अगर मैं स्टैक करने जाऊंगा तो ये देखें दोबारा जो है यहाँ पर ये नीचे जो है यहाँ पर ये स्टैक के तौर पर आ गया है। ठीक होता है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास ये जो नीचे वाला ऑप्शन है अब ये वाला भी चलेगा, जो कि पहले नहीं चल रहा था क्योंकि मैं आपको बताया था कि डेटा एरर है। शायद किताब में कोई लिखा हुआ होगा इसीलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है ताकि ये एरर आए और फिर इसको हम सॉल्व करें। तो ये देखें आपके पास डेटा वापस उसी कंडीशन के अंदर आ गया है। पहले मैंने अनस्टैक किया फिर दोबारा स्टैक कर दिया, ये भी किताब से मैंने कॉपी किया हुआ। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी यही वाला कहानी है कि इसके अंदर ये सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है, फ्रेम व्रेम दिखाया गया है और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है वो की को स्वैप कर दिया है, यानी कि की 1 को की 2 को आपस में स्वैप किया है और स्वैप करने के बाद जो है वो सॉर्ट भी क्या यहाँ पे करा है और सॉर्ट करने के बाद ये दोनों को साथ वाथ करके सारी डिटेल्स हैं। तो आप इसको भी जो है वो अगर आप चलाकर देखेंगे एक एक कॉलम तो ये आपको सब चीजें जो है वो क्लियर नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर देखें समरी है कि अगर आपको फ्रेम डॉट सम के अंदर आपने बताया लेवल जो है वो की 2 के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि वो इसको सम भी करके दिखा रहा है। की 2 जो है मेरे पास ये वाली है, इसके अंदर वो सम करके दिखा रहा है। यहाँ पर की 1 भी आप ट्राई कर सकते हैं। की 2 के अंदर वो क्या कर रहा है कि इसको समरी कर रहा है। देखें यहाँ पर यहाँ 1 जो है उसको 6 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 1 जो है वो ग्रीन के अंदर, 1 जो है वो ग्रीन के अंदर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 6 है। तो 0 और 1 को हम जब जमा करेंगे तो यहाँ पर 6 ही आएगा। और 2 जो है वो ग्रीन के अंदर जो है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर ये 12 आ रहा है। तो इस तरह सर इस कोलैब को शेयर कर देना प्लीज। ये कोलैब नहीं है, ये तो आपकी वो पेंडास की जुपिटर नोटबुक है जो ऑलरेडी जो आपने करेक्ट किया है सर उसकी बात करना चाहिए जिधर आपने करेक्ट वो ऑलरेडी शेयर्ड है। आप कोई भाई इनको चैनल चैट के ऊपर इनको लिंक शेयर कर दें, ठीक है। लेकिन इसको आप इसको इस कोलैब को आप चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, तो आप बाद में इसको ढूंढने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। इससे बेस्ट ये है कि जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है, मिसाल के तौर पर अगर आपको ये वाले कोड चलाने हैं तो आप इस कोलैब के ऊपर बिल्कुल भी मत जाए कि यार मैं टाइम बचा लूंगा, सर के कोड यूज कर लूंगा। इस कोड के अंदर बहुत सारे जब आप इस कोलैब को खुद खोलेंगे अपने पास तो आपको हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें रिपीट हुई हुई है, एरर भी है, एरर है तो छोड़ दिए हैं, अगली जल में चले गए। तो इसको आप कभी भी यूज ना करें, सिर्फ क्लास के लिए ही रखें, क्लास में देखें। आपको ये करना है कि इस वाली जुपिटर नोटबुक में से इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद 1 बाय 1 इसको चला के देखें। सबसे पहले इसको कॉपी करें, चलाएं, फिर उसके बाद जो है वो इसमें से ये वाली चीज चलाएं, फिर प्रिंट कराएं, फिर उसके बाद जो है इसको चलाएं, फिर प्रिंट कराएं, फिर उसके बाद जो है वो इस वाली कमांड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो यूज कर लें, फिर इसको चलाएं, फिर प्रिंट करें, फिर इसको चलाएं, फिर प्रिंट करें, तब समझ में आएगा। आपको कोलैब अपनी ही बनानी पड़ेगी, अगर इस कोलैब के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत खतरनाक बात हो जाएगी आपके लिए। इसी तरह समरी के लिए भी ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी है, कॉपी पेस्ट से काम आपका हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें मैंने कलर के ऊपर जो है वो सम किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जब कलर पे सम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। सर आपने डुप्लीकेट जो बताए थे आपने रिमूव करना है, मैं जरा इसको फिनिश कर लूं तो फिर आपको डुप्लीकेट वाले सवाल भी दे देता हूं। इसी तरह आपने देखे यहाँ पर मैंने जो है वो 4 कॉलम मैंने लिए हुए, 1 2 3 4, और चारों कॉलम के अंदर मैंने इंडेक्स नहीं दी तो वो अपनी खुद इंडेक्स लेकर आ रहा है। मैंने उसको बोला कि नहीं यार मेरी ये जो 2 कॉलम है सी और डी इनको इंडेक्स के तौर पर यूज कर लो, तो जैसे ही मैंने बताया तो उसने उसको इंडेक्स के तौर पर यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये चीज बड़ी सिंपल सी लिखी हुई है। सब बोले सवाल पूछे, आप क्या कह रही थी? सर उसने तो सिर्फ सी को यूज किया एज इंडेक्स, डी तो नहीं आ रहा इंडेक्स में। नहीं देखो यहाँ पर सी भी आ रहा है और डी भी, देखो नीचे आ रहा है वो ना, ठीक है
ठीक। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चारों कॉलम A B C D सब तो साथ आ रहे थे। ज्यादा होगी ने ऐसी समझ नहीं आ रही लोगों को। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चीजें बड़ी आसान है, इस पे टाइम लगाएंगे तो समझ में आएगा। सवाल आप पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये कॉलम के नाम है और ये इंडेक्स के नाम है, इसीलिए नीचे लिखे हुए हैं। सर सही नेक्स्ट है? क्लास में कर लें सर। हफ्ते में हम प्रैक्टिस कर लेंगे इतना ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को करनी पड़ेगी। देखो इसमें चीजें मुश्किल कितनी है ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ। ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आई हुई, ये पहले आपसे नहीं की हुई आज तक, ये मुझे बताएं। इसमें कोई कमांड है? असल जो चीज है वो ये है कि मैंने ये कहा है कि भाई ये वाला जो ये आपका डेटा फ्रेम है, इसके अंदर सेट इंडेक्स कर दो, इसके जो 2 कॉलम है उसको एज इंडेक्स यूज कर लो। तो ये तो समझ आ गया, सब समझ आ रहा है मुझे। अच्छा आप सुने, आगे सुने, आगे सुन तो ले। अब आगे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बाय डिफॉल्ट द कॉलम आर रिमूव फ्रॉम द डेटा फ्रेम, थफ यू कैन लीव इट इन। मैंने ये कहा है कि ड्रॉप फॉल्स कर दो, यानी कि आपका जो कॉलम है वो इंडेक्स भी बन गया है और कॉलम भी रहा है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कमांड नहीं है, सिर्फ ये मैंने इसको बताया है कि भाई जब आप यहाँ पर इंडेक्स बना रहे हो तो कॉलम से हटा दो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जब आप इंडेक्स बना रहे हो तो कॉलम पे भी रख लो, तो आपका डेटा जो है वो कॉलम के तौर पे भी यूज हो जाएगा और इंडेक्स के तौर पे भी यूज हो जाएगा। सही है? इसी तरह अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा, ये तो कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे रीसेट इंडेक्स कर दो। यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब हमने रीसेट इंडेक्स किया तो उसने अपनी इंडेक्स लगा दी। तो ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, इसीलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये वाली चीजें तो उसमें से मोस्टली पढ़ चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर अब आप यहां पर आए, जैसे यहां पर ये जो 2 चीजें हैं, इसमें आप लोगों ने ये वाली कमांड नहीं पढ़ी थी क्या? इसको ये वाली कमांड पढ़ी होगी ना आपने, कहा गई? यहाँ पढ़ी हुई है ना इसके अंदर। अच्छा, अब फिर ये वाली कमांड भी पढ़ी हुई होगी आपने। यस सर। ठीक है, और इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। इसमें मुझे सवाल करके बताएं कि इसमें क्या चीज है मुश्किल जो आपको नजर आ रही है। कोई ऐसा रियल केस सिनेरियो हो सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें इन सीक्वेंस हों और उसकी अहमियत भी हमें पता चल जाए? वैसे तो ये इंडिविजुअल कमांड्स हैं, ठीक है, इसको हमें प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन एक रियल सिनेरियो होता है ना। असल में देखो मैं आपको बताऊं, आपको जो है ना रियल सिनेरियो तो खुद ढूंढने पड़ता है। सवाल बड़ा अच्छा है, ये मैंने कल भी शेयर किया था, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। अभी ये चीज क्लियर कर दूं तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो है, मेरे को इनको मर्ज करना है। अब मर्ज करने के लिए जो कमांड है वो मुश्किल है, इसके अंदर जो है वो आपको समझना है कि यार ये जो मर्ज है ये कैसे करना है। अब इसके अंदर मैंने बताया कि भाई ये DF और DF2 को मर्ज करो किसके ऊपर, की के ऊपर, और उसके बाद मुझे प्रिंट करके बताओ। तो मैंने इसको बोला कि यार DF3 इक्वल्स टू ये, और प्रिंट कर दो DF3। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो डेटा जो है वो मर्ज होकर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर, सी को निकाल दी क्योंकि सी था इन दोनों। हाँ बिल्कुल, तो अब इससे क्या हो रहा है, इसमें मर्जिंग जो है वो ऐसी हो रही है। अब इसके अंदर जो है वो फर्दर डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दी हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो की दोनों में एक ही कॉलम का नाम एक था। एक सिनेरियो ये है कि कॉलम का नाम चेंज हो गया, इसमें L की है फॉर एग्जांपल, इसमें R की है। अब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी जो है वो बता रहा है कि लेफ्ट की और राइट की के तौर पर आप इस कॉलम को, क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं? ऑन इज इक्वल टू की का क्या मतलब? ऑन इज इक्वल टू की का मतलब है कि आपको किस कॉलम के ऊपर दोनों को मर्ज करना है। तो अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो ऑन की लगाया हुआ है, तो वो की के हिसाब से देखेगा कि ए को ए से मैच करेगा, बी को बी से मैच करेगा, सी को सी से मैच करेगा, डी को डी से मैच करेगा। सर ये सेम इनर जॉइन वाला कॉन्सेप्ट है और लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन वाला। बिल्कुल, तो आप इसको जो है वो इस तरह कर सकते हैं। नहीं, वो लेफ्ट राइट वाला जरा चलाकर प्लीज दिखा दे सर, वो जो डिफरेंट लेफ्ट राइट वाला भी वैसे ही चलेगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट राइट में से डेटा चेंज नहीं किया। लेकिन ये है कि अब आपकी चलो ठीक है, छोड़ो। अब इसके अंदर देखें ये क्या है, डेटा फ्रेम 3 है और ये डेटा फ्रेम 4 है और ये है। ये मैं इसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर चला रहा हूँ।
ठीक है, ये आर की है और ये लेफ्ट की है, ये दोनों वो बन मौजूद गई। है यहाँ पर मर गए। अब मैं आपको एक चीज जो है वो आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ बस एक मिनट, जो सवाल अभी भाई ने किया था उसके हवाले से। तो सी तो अभी भी नहीं आया डेटा में। सी इसलिए नहीं आएगा, सी मैच नहीं हो रहा ना। सी तो कॉमन ही नहीं अगर है। हाँ, अगर सी मैच ही नहीं होगा तो वो आएगा भी नहीं। तो मर्ज का मतलब है जो चीज सेम है वो मर्ज करेंगे ना। बिल्कुल, कंबाइनिंग एंड मर्जिंग, इसकी पूरी डिटेल जो है वो किताब में मौजूद है। मैंने यहाँ पर छाप छाप के लिखी हुई है कि कॉनकैट्स के जरिए क्या कर सकते हैं, मर्ज के जरिए क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें सब लिखी हुई है यहाँ पर। पूरा डेटा जो है वो मौजूद है इसके अंदर। राइट ये देखो यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं, मैं लेफ्ट और राइट को मर्ज कर रहा हूँ। की कौन सी है, इंडेक्स यूज करनी है या नहीं करनी, ये भी आप राइट इंडेक्स को ट्रू करना है, हाउ आउटर, ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। सर ये राइट इंडेक्स ट्रू का मतलब क्या होगा? ये भी बुक में लिखा है। बताता हूँ। हाँ, ये भी बुक में लिखा है, आप इसको पढ़े। राइट इंडेक्स का मतलब ये है कि आपको जो इंडेक्स मैच करना है। बिल्कुल, सवाल आपका अच्छा है। मैंने अभी स्क्रीन शेयर हटा दिया। मैं अभी आपको जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ चला गया सर? आपने मुख्तलिफ डेटा फ्रेम्स बनाए और वो फिर आपने कंकेटिनेट करते गए, तो क्या वो एक डेटा फ्रेम में सेव नहीं करते गए? आपने आखिर में फिर लिस्ट में जो है वो शायद सेव किया और उसको फिर बिल्कुल डेटा देखें। फ्रेम में बनाया। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर आए, अगर आप ये देखें तो ये असल में ये एक तरह से ये कॉनकैट के अंदर ये दो लिस्ट ही है ना। ये भी अगर मैं इसको ये मैं डेटा जो दे रहा हूँ, ये तो मर्ज, दो डेटा को मर्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें कॉनकैट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। कैन यू सी दिस? तो कॉनकैट के फंक्शन के अंदर आप, कॉनकैट में और मर्ज में फर्क ये है कि मर्ज के अंदर आपको जो है वो एडवांटेज ये होता है कि आप सिर्फ एक वक्त में दो ही डेटा फ्रेम मर्ज कर सकते हैं। सही है, और उसके अंदर आपके पास चॉइसेस बहुत है। आपके पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत सारी हैं। आप डेटा फ्रेम जो है वो मर्ज कर सकते हैं, लेकिन चॉइसेस बहुत है। लेकिन एक और फंक्शन जो है कॉनकैट का, जो फंक्शन है, कॉनकैट का जो फंक्शन है उसके अंदर आप जो है वो एक से ज्यादा डेटा फ्रेम मर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? लिस्ट देनी पड़ेगी। यानी मैं अगर जो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ये किया था ना, मर्ज किया था, तो मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि df4 इक्वल्स टू pd डॉट कॉनकैट। अब कॉनकैट के अंदर जो है मेरे पास जो है मैं लिखूंगा df3 और df4, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इससे पहले लिस्ट लगानी पड़ेगी। ओके सर, समझ आ गई। कंकेटिनेशन के लिए हमें लिस्ट देनी पड़ेगी और मर्ज के लिए हमें डेटा फ्रेम्स देने पड़ेंगे। हाँ, डेटा फ्रेम अभी भी दे रहे हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये भी डेटा फ्रेम ही है, लेकिन डेटा फ्रेम को हम लिस्ट वाले स्टाइल में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। फॉर्मेट डिफरेंट है। हाँ, फॉर्मेट डिफरेंट करके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अब इसमें फायदा ये है, लिस्ट वाले फॉर्मेट में से मुझे जो फायदा है वो ये है कि मैं यहाँ पर 3 की जगह 2 की जगह 4 भी लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा इंडेक्स का कॉमन होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे कितने सारे NaN आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मेरे पास लिस्ट, यहाँ पर इंडेक्स कॉमन जो है वो नहीं है, तो मुझे इंडेक्स कॉमन चाहिए। इसीलिए मैं वहां पर बार बार जो है आप देख रहे थे, वहां पे मैं सेट इंडेक्स और रीसेट इंडेक्स वगैरह कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि मुझे जो है वो इंडेक्सेस जो है वो कॉमन चाहिए थी। अगर इंडेक्स कॉमन नहीं होगी तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एडवांटेज ये है कि मेरे पास जो है वो, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाया, उसकी इंडेक्स को कॉमन किया, फिर दूसरा बनाया, फिर उसकी इंडेक्स को कॉमन किया, फिर मैंने 10 डेटा फ्रेम बना लिए, उसको एक लिस्ट में स्टोर किया। वो लिस्ट जो है वो यहाँ पर मैंने, मतलब ये वाला काम मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहाँ पर ये लिख दूं lst इक्वल टू df3 df4 और मैं यहाँ पर ये जाकर ये लिख दूं। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ पर भी जो है जो ये जो आपको मैं कमांड बता रहा था उसके अंदर भी मैंने यही जो है वो यही वाला काम किया है। अगर आप इस कमांड को भी देखें तो मैंने यहाँ पर भी जो कमांड चलाई है वो यही वाली चलाई है ना, ये मेन लिस्ट में से डेटा उठा। अब इसके अंदर से मैंने, इसके अंदर तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट नहीं दे रहा, पहले मैंने सारे डेटा फ्रेम को एक लिस्ट में डाला और वो लिस्ट कॉनकैट को दे दी। एक्सिस बता दिया कि एक्सिस मेरा 0 रखना और सॉर्ट नहीं करना, और पूरा का पूरा डेटा जो है
वो सारा का सारा डेटा एक जगह मर्ज होगा और मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। मतलब मेरे पास 10 फाइलें हैं तो मेरे पास 10 फाइलें जो है वो कॉलम और रोज में आकर अरेंज हो जाएंगी। तो अगर आपको इस तरह के बहुत सारे जगहों पर एनालिसिस करने के चांस मिलते हैं, जैसे मुझे मिला और मैंने किया, तो आप जो है वहां पर डेटा फ्रेम पर काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस काम को करने में कितने इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 डेटा फ्रेम है, यहाँ पर देखिए रैंडम में के जरिए मैंने बनाए हैं और रैंडम बनाने के बाद मैंने इनको दोनों को यहाँ पर ये मैं चला के भी दिखा देता हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, लेकिन इसमें देखें इसके अंदर से ये वाली कमांड, सब प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, प्रैक्टिस करें आप, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दें, कम कम टाइम भी तो लगाना है बीच में। अब देखें यहाँ पर डेटा फ्रेम की कमांड हमें पता है, ये भी डेटा फ्रेम की कमांड पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। जो चेंज आया है वो सिर्फ इस जगह पर आया है, यानी कि जो मेरा चेंज है वो मैं इसको अलग कॉलम पे लेके चला जाता हूं ताकि इसको दोबारा चला लेते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। अब सिर्फ जो चेंज आया है वो ये आया है सिर्फ इस कमांड के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ देखें मैंने जो है यहाँ पर इंडेक्स जो है यहाँ पे ट्रू की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर आपको क्या फर्क है, सॉर्टेड ट्रू है, सॉर्टेड फॉल्स है, दोनों के जो है ना वो आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा चलाना है। तो इसका मतलब है आपको इस पूरी कहानी के अंदर से फोकस तो इन 2 पे ही करना है ना। अच्छा, अब ये आखिरी चीज है जो हमें देखनी है, और उसमें ये है कि हमने जो है अभी तक जो हमने डेटा के अंदर कॉन्कैट किया था, वो कॉन्कैट करने के लिए हमारे पास एक फीचर भी मौजूद है। सिर्फ इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है कि इसमें एक फीचर है हमारे पास पीरियड इंडेक्स का, ठीक है। पीरियड इंडेक्स का फीचर जो है वो क्या करता है, वो ये करता है कि आपके ईयर और आपके क्वार्टर की मदद से एक नई डेट जनरेट कर देता है। यह कि आपके पास डेटा है, मेरे पास मैंने एक डेटा उठाया, उसके अंदर ईयर भी है और क्वार्टर भी है, ठीक है। मैंने इस क्वार्टर और ईयर की मदद से मैंने बताया कि मेरा ईयर जो है वो क्वार्टर ईयर है और मेरा जो क्वार्टर का नाम क्वार्टर है वो डेटा का क्वार्टर है और उसका नाम मुझे रखना है डेट। तो अब जब मैं ये पीरियड्स को, और मैंने यहाँ पर देखें यहाँ पर इंडेक्सेस लगाई, इंडेक्सेस लगाने के बाद जो है जब मैंने यहाँ पर डेटा यहाँ पर लिखा है तो आप देख लें यहाँ पर ये इस डेटा को कन्वर्ट कर रहा है एक डेट के अंदर। तो ये वाले कोड भी आप चला के देखिएगा, आप देखेंगे इसमें कहाँ पे फंसे हैं। तो फिर अगर आप मुझसे सवाल करेंगे अगली क्लास के अंदर तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे आपने मसला किया है। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि क्योंकि आप ये सब चीजें जानते हैं तो आपको ये सिर्फ चला के देखनी है कि यार इस फंक्शन से क्या हो रहा है, इस फंक्शन से क्या हो रहा है, इस फंक्शन से क्या हो रहा है। सर ये जो मैंने पहले प्रैक्टिस की उसमें सिर्फ मेरा एक नहीं चला था, डायलेक्ट वाला, उसका आउटपुट ठीक नहीं आया था, बुक के वाला नहीं आया था, एरर हो सकता है कि कुछ चेंज हो, उसको आप मुझे स्लैक के ऊपर बता दीजिएगा कि ये एरर आ रहा है, मैं जाके कंफर्म कर लूंगा कि बुक पर वाला और आपका वाला क्यों डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास। इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑफ कोर्स। सर क्वेश्चन सर, अभी जो आपने फाइल शेयर की है ये बड़ी रेलिवेंट थी इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसा ही होता है, वो आपके पास जो डाटा है वो मल्टीपल शीट से आ रहा होता है। इसमें जो एक चीज मैंने नोट की, जो भी आपने फाइल शेयर की, उसमें आपने जो शीट की जो हेडर्स उनको रीनेम किया हुआ, और अक्सर ऐसे होता है कि हर मंथ में जब आपके पास डाटा आता है मुख्तलिफ साइट से, तो आपको पहले मैच करना पड़ता है किसी ने कोई शीट का हेडर तो नहीं चेंज कर दिया, जो उसके फील्ड के जो हेडर्स होते हैं। तो बजाय ऐसे कि आप उसको रीनेम करें, तो ऐसा तरीका है कि आप पहले ऑटोमेटिकली चेक करें कि भाई फलां शीट का हेडर 1 जो है वो शीट 2 के फलां हेडर के इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक जगह पर लिखा हुआ डीबी मर्ज कर ले, अगर किसी ने एक जगह किसी ने लिखा हुआ डीओबी लिखा हुआ, एक जगह किसी ने लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, या इसी तरह के और भी इश्यूज होते हैं फील्ड के अंदर, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली एक कोड करें ताकि हर वो डीओबी को ले फलां शीट 1 के फलां कॉलम से
और उसको शीट 3 के फलां कॉलम से जाके मैच कर दे, जैसे कि आप सही है। उसको चेक करते रहें और बाद में उसको काम करें। बिल्कुल, प्लीज असल में काम आपको कीजिए। यही करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई हुई है ना, जैसे कुछ फाइलों के अंदर वो डेटा एक जो फाइल थी उसके अंदर कॉलम डिफरेंट आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि अगर ये वाली फाइल हो और इस वाली फाइल के अंदर ये वाला कॉलम ना हो तो उसकी जगह पे ये वाला कॉलम कर दो। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो डेटा एनालिसिस में जुगाड़े लगानी पड़ेंगी। लेकिन फायदा ये है कि आप एक मरतबा लगा देंगे और लूप चला देंगे। यहाँ पे देखो मैंने लूप भी बनाया हुआ है, लूप आप चला देंगे, और मैंने यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल भी किया हुआ है, तो लिस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पास जो है वो मसले का हल हो जाएगा। आपको एक मरतबा आपने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम जो है वो 3-4 कंडीशंस को जाके चेक करेगा, उसके बाद करेक्ट कॉलम का नाम जो है वो उठा लेगा, तो आपका मसला हल हो जाएगा। या आपके पास एरर आ जाएगा अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। सर आपने ड्रॉप डुप्लीकेट तो बता दिया सर, क्या डुप्लीकेट का काउंट भी बताएंगे बाद में, या हमें खुद ये देखना है? हाँ बिल्कुल, देखें अगर डुप्लीकेट काउंट। आपका बिल्कुल सही है, जहां पर डुप्लीकेटेड है उसके आगे डॉट काउंट लिख देंगे तो काउंट आ जाएगा। थैंक यू, ठीक है सर। वो असाइनमेंट्स के सिलसिले में बता दें, पांडास के तो कोई असाइनमेंट नहीं आए, तो वो नहीं, अभी दोबारा पैंडास की कहाँ, कोई असाइनमेंट नहीं आई है। हाँ दोबारा कहाँ सबमिट करें? वो लिंक तो अब एक्सपायर हो गया होगा क्योंकि हमने तो कर लिया था वक्त पे। नमपाई सर की बात कर रहे हैं। सर मैं ये कह नंपाई का रहा असाइनमेंट सर मैंने भी सबमिट कराया था, बट मेरा भी रोल नंबर मंसूर यार के पास नहीं है। शीट क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हो तुम? सर शीट के अंदर 2-3 ही स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ रहे हैं जो मैंने शेयर कर दिए थे इनसे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज का दिन दे दें और मैं इनको फॉर्म अभी सेंड कर देता हूँ और ये लोग फॉर्म आज के दिन में सबमिट करा दें, तो मैं कल इनको रिजल्ट शेयर मतलब अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। अगर ये हाँ भाई क्या कहते हो, कर दे क्या? सर कर दे, हम तो काफी देर से वेट में। सर ये वीक करें प्लीज, देखते हैं। हमारी तो टाइम, हमने टाइम पे किया था सर सबमिशन, और गूगल मैंने भी सर टाइम पे कर दिया था और गूगल फॉर्म पे। सर हमने सारे असाइनमेंट टाइम पे सबमिट की थी, अगर आप कहते हैं तो अगेन हम सबमिट कर देते हैं। एक वीक देते हैं, गिव अस अ वीक प्लीज सर। लेकिन मंसूर सर अब कुछ लोग छोड़ के भी जा चुके हैं तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई इशू हो रहा है, क्योंकि वो तो 11 बजे क्लास लीव कर गए टाइम खत्म होने के बाद। स्लैक पे अनाउंस कर देना, स्लैक पे अनाउंस कर व्हाट्सएप पे कर दें सर, 1 वीक दे दें प्लीज। 2 दिन दे दें, आज का दिन और कल का भी दे दें। फिर कल तक तो के स्लैक पे नहीं बातचीत हो पाती, लोग नहीं उधर फॉलो करे सही से। मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात तो सुन ले। मैं स्लैक के ऊपर अनाउंसमेंट चैनल के ऊपर ये फॉर्म दोबारा शेयर कर दूंगा आज, सही है? सर एक बात और है सर, हम ये क्यों नहीं करते कि हम एक बात गूगल और है कि हम लोग फोल्डर एक बना दें गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे, वहाँ हर कोई अपनी फाइल्स को जिप करके बाय देयर नेम एंड रोल नंबर वो अपलोड कर दे। अब ये गूगल फॉर्म का बड़ा चक्कर हो रहा है, तो हमारे गूगल फॉर्म का इसलिए चक्कर हो रहा है, अब मेरी बात सुनो ना, गूगल फॉर्म का इसलिए चक्कर हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें जो है वो गिटहब का लिंक शेयर करें। हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना डेटा गिटहब पे अपलोड करें और फिर शेयर करें, इसलिए हमें भी परेशानी हो रही है और आपको भी परेशानी हो रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप गिटहब यूज करें। बहुत सारे लोग इसलिए काम नहीं कर पा रहे, जैसे आपने सुना भी होगा कि वो गिटहब यूज नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि आप लोग गिटहब यूज करें। सही है, तो ये इस वजह से हम इतना बड़ा फोर्स कर रहे हैं, वरना आपका आइडिया बड़ा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि आप गिटहब यूज करें और गिटहब का लिंक शेयर करें ताकि आपको गिटहब यूज करने की आदत आए। मैं तो हम ये चाहते हैं कि आप जो भी अपना काम है, यानी प्रैक्टिस वाला काम भी जो है ना वो गिटहब पे लोड कर दिया करें। अब जैसे मैंने जो है वो गिटहब के ऊपर अपनी चीजें डाली नहीं है, आपको जो पढ़ाने वाली उससे फायदा हो रहा है ना मुझे, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप वो यूज कर लेते। तो ये जो लिंक अभी चैट में शेयर हुआ है फॉर्म का, तो उसमें लिखा हुआ है नंपाई 1 असाइनमेंट मीन फर्स्ट असाइनमेंट, तो हमने कौन कौन सी असाइनमेंट्स रीसबमिट करनी है? आपका जो पाई का अभी जो नंपाई का 3rd असाइनमेंट है ना, आपने उसको शेयर करना है। उससे पहले वो प्रैक्टिस के लिए थे, जो हमारा फर्स्ट है ना वो हाँ 3rd असाइनमेंट टास्क वाला सबमिट कर दें, टास्क वाला। हाँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3rd असाइनमेंट शेयर कर दें, सही है सर? जिसमें फंक्शंस थे, जिसमें टास्क दिए हुए थे। हाँ बिल्कुल 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 सही है। तो मंसूर जो है वो नेक्स्ट वीक तक रखते हैं प्लीज। तो वो मैंने नेक्स्ट वीक तक नहीं रख रहे हम, इसकी जो डेट है वो ट्यूसडे एंड ऑफ डे है, ठीक है? ये मैं फॉर्म जो है वो अभी स्लैक के ऊपर ये मंसूर साहब अभी हम इसमें सबमिट कर सकते हैं? कर दें। हाँ अभी कर दें।
सर वो किसके नाम है, नाम बता दें किस किस की आ रही है कि सबमिट करवाया हुआ है। मैं इसको देख लूंगा, पता आप नहीं लोग हमारे अगेन करवा दें। सर अगर लिस्ट हो जाए तो फिर जिन लोगों ने पहले से कर दी हुई है और उनका अच्छा नाम अभी आ रुक रहा जा। है वो फिर से अच्छा इस चक्कर में ना डले। सुने मेरी बात सुने ना। मैं अभी इस क्लास के बाद जो है वो लिस्ट चेक करता हूँ और लिस्ट के बाद वो लिस्ट आप लोगों से स्लैक के ऊपर शेयर करा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्म सबमिट कराए हुए होंगे तो उन लोगों को फॉर्म सबमिट नहीं करना होगा, और जिन लोगों को लगता है कि जी उनके फॉर्म नहीं आए वो मुझे, तो आप लोग मेरे स्लैक के ऊपर, जो मेरा स्लैक का चैनल है, मैं आप लोगों को शेयर करा देता हूँ एक मरतबा उसका स्टॉप। ये स्लैक का जो हमारा चैनल है AI बैच वाला, नजर आ रहा है ये स्क्रीन के ऊपर? यस सर। ठीक है, ये वाला जो चैनल है ये आपके पास इसको आप फॉलो करते रहे, लेकिन मैं आपको जो है इस अनाउंसमेंट के चैनल पे डेटा भेजूंगा। आप समझ रहे हो बात? यस सर, यस सर। ये जो अनाउंसमेंट का चैनल है, मैं इसके ऊपर आपको डेटा भेजूंगा। इस चैनल के अंदर आप जो है वो कोई मैसेज नहीं दे सकते, ठीक है। आप लोग मैसेज नहीं दे सकते। मैसेज आपके जो भी मसले होंगे वो आप इस वाले चैनल के ऊपर मुझे बताएंगे। इस वाले चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट आएगी, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा शेयर कर दे, और जिसने शेयर कर दिया होगा तो वो कर दे। मैं अभी बैठकर खुद देखूंगा कि अगर आप लोगों का डेटा है, सबसे पहले हम आपको वो शेयर कर देंगे कि कौन कौन सा डेटा आ गया, ठीक है जी? यस सर। क्योंकि सही है, तो आप लोग इंतजार करें अनाउंसमेंट के चैनल की। अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझे। और ये आखिरी असाइनमेंट जो था वो नंपाई बेसिक्स टू एडवांस था, यही इसी को मैंने करवाई हुई है। सर एक्चुअली बस एक बात है, ये सारे कह रहे हैं कोई थर्ड असाइनमेंट, कोई फोर्थ असाइनमेंट, पता नहीं कितने हो गए हैं, लेकिन गिटहब पर सब टीचर्स ने 2-2 असाइनमेंट्स दी हुई थी, तो any2 करके भी किसी ने कर दी हुई है सबमिट। तो आप प्लीज अगर स्लैक पे वो भी 2 जोन सी करनी है या 3 करनी है, 4-5 जो भी हैं, आप बस उनकी पिक्चर्स भी शेयर कर दें ताकि कंफर्म हो जाए, कोई मतलब प्रॉब्लम ना रहे। हाँ, आप सुन तो ले मेरी। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए तीसरी असाइनमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप जो तीसरी असाइनमेंट वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हाँ जी, अनाउंसमेंट के ऊपर, ठीक है? सही है, ठीक है। यस सर। ओके। सर गिटहब पे अपनी फाइल्स के नाम में ना वो मेंशन कर दें कि असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, असाइनमेंट 5, वहां पे एडवांस गिटहब और एडवांस नंपाई लिखा हो। सब कुछ शेयर्ड है। आप क्योंकि फॉलो नहीं कर रहे हैं ना उसको शुरू से असाइनमेंट को, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। सर उनके नाम ठीक नहीं है ना इस तरह। असाइनमेंट थर्ड नहीं किसी ने भी लिखा हुआ। जिन टीचर्स ने किया है, किसी ने असाइनमेंट किया है या असाइनमेंट 1 किया है, असाइनमेंट 2 किया है, थर्ड के नाम से एक भी नहीं है। और अगर कोई मतलब सबमिट भी करता है, अगर कोई लिंक भी देता है ना, मैं उसको दोबारा गिटहब का लिंक देता है, दोबारा इसको करके सबको शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें आपने उसकी रिपोजिटरी का मतलब पूरी गिट का ही लिंक देते हैं। मैं आपको अनाउंसमेंट पे वो सारा डिटेल डेटा शेयर कर दूंगा, बोल तो रहा हूँ। चलें ठीक है सर, मतलब तस्वीर आनी चाहिए सर, पिक होगी तो हम प्रॉपर देख सकेंगे उसको। ठीक है, ओके, डन है। लिंक से तो सारा खुल जाती हैं, सारी पता चलती हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं ये मीटिंग लीव कर रहा हूँ। अब और कोई सवाल तो नहीं है मेरे ख्याल से। कोई हो तो फिर